भारत की अगली जनगणना जो 2021 में होनी थी पर हुई नहीं, और अब सुनने में आ रहा है कि ये 2027 में होगी। हाँ, और ये सिर्फ एक देरी नहीं है। बिल्कुल, यह एक पूरा काया पलट है, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। जरूर। हमारे पास सरकारी रिपोर्ट्स है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और अकादमिक विश्लेषण भी है। और आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये डिजिटल जनगणना आखिर है क्या, और ये कैसे काम करेगी, क्योंकि इसमें एक तरफ तो गवर्नेंस को बदलने का दम है, पर दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़े खतरे भी हैं। हाँ, उन्हीं खतरों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठता है कि 2021 वाली जनगणना आखिर हुई ही क्यों नहीं। देखिए, इसकी सबसे सीधी वजह तो थी कोविड-19 महामारी। 2021 की शुरुआत में देश एक बहुत बड़ी लहर से गुजर रहा था। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल समय था। तो उस माहौल में घर घर जाकर लाखों लोगों से मिलना वो तो असंभव ही था। इसलिए 16वीं जनगणना को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, महामारी एक वजह थी, लेकिन उसके बाद भी तो काफी समय बीत गया। सही कहा, महामारी के बाद भी देरी होती रही। इसकी एक बड़ी प्रशासनिक वजह थी। देखिए, जनगणना से पहले पूरे देश में प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज करना मतलब कि नए जिले, तहसील या गांव नहीं बनाए जा सकते। और ये जो डेडलाइन थी वो बार बार आगे बढ़ाई गई। अच्छा। और फिर आखिरकार सितंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि जनगणना और उसके आधार पर होने वाला परिसीमन, ये दोनों ही प्रक्रियाएं 2024 के आम चुनाव के बाद ही शुरू होंगी। तो अब हम 2027 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वजहें प्रशासनिक भी थी और राजनीतिक भी। अब आते हैं इसके नए अवतार पर, डिजिटल जनगणना। ये सुनने में ही कितना हाईटेक लगता है भी। तो क्या इसका मतलब ये कि वो कागज के लंबे लंबे फॉर्म और पेंसिल, वो सब अब म्यूजियम की चीज हो जाएंगी? हाँ, लगभग यही समझ लीजिए। इस बार जनगणना का पूरा काम करने के लिए करीब 30 से 34 लाख कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। नहीं होगा तो क्या होगा? बल्कि उनका अपना स्मार्टफोन होगा। डेटा एक खास मोबाइल ऐप के जरिए इकट्ठा किया जाएगा, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पर चलेगा। और भाषाओं का क्या? भारत में तो इतनी विविधता है। उसका भी ध्यान रखा गया है। ये ऐप 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। एक मिनट, वो अपने खुद के स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे? ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। मतलब सरकार लाखों टैबलेट नहीं खरीद रही है। इससे तो क्वालिटी और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। किसी का फोन पुराना हो सकता है, किसी का कैमरा खराब। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये इस पूरी योजना की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सरकार का तर्क है कि इससे लागत बचेगी। लागत तो बचेगी, लेकिन जोखिम जुड़े हैं। इसी वजह से गणना कर्मचारियों को बहुत गहन ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें न सिर्फ ऐप चलाना सिखाया जाएगा, बल्कि डेटा सुरक्षा के प्रोटोकॉल भी समझाए जाएंगे। और अगर कहीं इंटरनेट ही ना हो तो? भारत के कई हिस्सों में तो ये आज भी एक बड़ी समस्या है। उसके लिए एक बैकअप प्लान भी है। ये एक हाइब्रिड मॉडल है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां कागज के फॉर्म इस्तेमाल करने का विकल्प होगा। अच्छा, एक बैकअप की तरह। बिल्कुल, लेकिन बाद में उस डेटा को भी वेब पोर्टल पर डिजिटली ही दर्ज करना होगा। तो अंत में सारा डेटा डिजिटल ही बनेगा। और मैंने सुना है कि अब आम नागरिकों को भी एक विकल्प दिया जा रहा है कि वो खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। हाँ, ये एक नया और बहुत दिलचस्प फीचर है। इसे स्वगणना या सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। ये कैसे काम करेगा? एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा जहां परिवार का मुखिया खुद ही अपने घर की सारी जानकारी ऑनलाइन भर सकता है। इसके बाद उन्हें एक रेफरेंस कोड मिलेगा। और फिर जब गणना कर्मचारी उनके घर आएगा तो उन्हें बस वो कोड दिखाना होगा और उनका काम हो जाएगा। ये तो काफी सुविधाजनक लगता है, खासकर शहरी इलाकों के लिए। हाँ, जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ सहज हैं उनका समय बचेगा। और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS पोर्टल भी है। मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग। एकदम। अधिकारी देख पाएंगे कि किस इलाके में कितना काम हुआ है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। और एक और बड़ा तकनीकी बदलाव है, जियो टैगिंग। हाँ, इस बार हर घर, हर इमारत को उसके अक्षांश देशांतर यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के साथ टैग किया जाएगा। अरे वाह, इससे तो देश का एक बेहद सटीक डिजिटल मैप तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। सोचिए, इसका फायदा सिर्फ जनगणना में नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में कितना ज्यादा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने करीब 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। लेकिन अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद है। जातिगत डेटा का संग्रह। हाँ, आपने शुरू में जिक्र किया कि
1931 के बाद ये पहली बार होगा। अब तक तो सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की ही गिनती होती थी। तो लगभग 1 सदी बाद अचानक से इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये इस पूरी कवायद का सबसे जटिल सवाल है, जिसके सामाजिक और राजनीतिक दोनों पहलू बहुत गहरे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या तर्क दिया जा रहा है? देखिए, समर्थकों का तर्क है कि ये सामाजिक न्याय के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। उनका कहना है कि आप किसी समस्या को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक आप उसे ठीक से माप ना लें। मतलब जब तक पता ही ना हो कि कौन, कितना और कहाँ है, तब तक नीतियां कैसे बनेंगी? बिल्कुल। जब तक सरकार के पास सटीक आंकड़े नहीं होंगे कि किस जाति समूह की कितनी आबादी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, तब तक उनके लिए असरदार नीतियां बनाना हवा में तीर चलाने जैसा है। तो ये एक तरह से समाज का एक्सरे करने जैसा है, ताकि बीमारी का सही पता चल सके। एकदम सही उपमा है। एक समाज विज्ञानी ने कहा था कि दृश्यता ही पुनर्वितरण तथा सम्मान की पहली शर्त होती है। बहुत गहरी बात है। मतलब जब तक आप किसी समुदाय को आंकड़ों में देख नहीं लेते, तब तक आप उसके लिए संसाधनों का सही बंटवारा और उसे सम्मान नहीं दे सकते। और इसका असर सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं पर नहीं पड़ेगा। और कहाँ पड़ेगा? ये डेटा भविष्य में होने वाले परिसीमन के लिए भी बेहद जरूरी होगा। परिसीमन, ये शब्द बार बार आता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये क्या है और जाति के आंकड़ों से इसका क्या लेना देना है? जरूर। परिसीमन या डेलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना। अच्छा, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर सीट पर आबादी लगभग बराबर हो और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत सही मायने में लागू हो सके। अब हमारे संविधान में एससी और एसटी समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। हाँ। तो जब हमारे पास सभी जातियों, खासकर ओबीसी समुदाय के सटीक आंकड़े होंगे, तो ये तय करने में मदद मिलेगी कि आरक्षण का फायदा सही तरीके से कैसे बांटा जाए। यहाँ तक कि हाल ही में पास हुए महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए भी जनगणना और परिसीमन जरूरी है। समझ गई। तो सरकार और समर्थकों का पक्ष ये है कि ये डिजिटल और जाति आधारित जनगणना गवर्नेंस में क्रांति ला सकती है। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, चुनौतियों और चिंताओं पर। हाँ, एक तरफ तो डिजिटल होने के बड़े फायदे गिनाए जा रहे हैं, जैसे रफ्तार। कहा जा रहा है कि जहां 2011 का फाइनल डेटा आने में सालों लग गए, अब शुरुआती डेटा 10 दिन में और फाइनल डेटा 6 से 9 महीने में आ जाएगा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ताज़ा डेटा का मतलब है बेहतर नीतियाँ। इसके अलावा लागत में बचत और लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवसों के अस्थायी रोजगार का सृजन भी इसके पक्ष में है। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी लगती हैं। शायद उससे भी ज्यादा गंभीर हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे डिजिटल डिवाइड ही लगती है। भारत में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी इंटरनेट की पहुंच से बाहर है। हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 65% भारतीय ही ऑनलाइन है। तो ऐसे में दूर दराज के गांव, पहाड़ी इलाके, पूर्वोत्तर के राज्य, वहां ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी? क्या वहां के लोग गिनती से छूट नहीं जाएंगे? ये एक बहुत बहुत बड़ी चिंता है और इससे सबसे गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों के गिनती से छूट जाने का वास्तविक खतरा है। और समस्या सिर्फ इंटरनेट की उपलब्धता की नहीं है, डिजिटल साक्षरता की भी है। बिल्कुल। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि हर कोई ऐप इस्तेमाल करना जानता है। सोचिए, देश भर में करोड़ों लोग होंगे, खासकर बुजुर्ग और प्रवासी मजदूर, जिनके मन में इस ऐप आधारित प्रक्रिया को लेकर झिझक और अविश्वास होगा। और इस सब के बीच सबसे बड़ा डर शायद डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा का है। मेरी जाति, मेरी आय, मेरे परिवार की निजी जानकारी, ये सब एक गणना कर्मचारी के निजी फोन पर स्टोर होगी। ये सुनने में ही डरावना लगता है। निश्चित रूप से ये इस प्रोजेक्ट की, कह सकते हैं, दुखती रग है। डेटा लीक, हैकिंग या साइबर हमले का खतरा हमेशा बना रहेगा। सरकार को इसके लिए बहुत मजबूत तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। क्या हमारे पास दूसरे देशों के कुछ उदाहरण हैं जहां ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, हमारे पास घाना और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों के उदाहरण हैं। वहाँ डिजिटल जनगणना के दौरान नेटवर्क की समस्याएं, तकनीकी खराबी और जनता का प्रतिरोध भी देखने को मिला। भारत जैसे विशाल और जटिल देश के लिए ये सबक बहुत महत्वपूर्ण है। इतने से भी बड़ा सवाल शायद सामाजिक है। क्या हम जातिगत डेटा इकट्ठा करके एक बार फिर पहचान की राजनीति के जिन को बोतल से बाहर नहीं निकाल रहे? ये इस बहस का सबसे संवेदनशील और विवादास्पद पहलू है। इतिहास तो यही बताता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद हमने जो सामाजिक उथल-पुथल देखी, क्या हम उसी रास्ते पर वापस जाने का जोखिम नहीं उठा रहे? आलोचकों का डर यही है।
रजनी कोठारी जैसे राजनीतिक विचारकों ने दशकों पहले चेतावनी दी थी कि पहचान की राजनीति अगर सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया बन जाए तो ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को खोखला कर देती है। तो डर यह है कि पूरी राजनीति सिर्फ जातियों की संख्या बल के खेल में सिमट कर रह जाएगी। हाँ, कि विकास और आर्थिक मुद्दों पर बहस पीछे छूट जाएगी। देखिए, डेटा अपने आप में तटस्थ होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमेशा राजनीतिक होता है। और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प और नए जमाने का कॉन्सेप्ट भी सामने आया है, डिजिटल जातिवाद। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। डिजिटल जातिवाद का मतलब है कि डिजिटल दुनिया में भी जातिगत पदानुक्रम मौजूद है। मतलब ऑनलाइन स्पेस में भी? हाँ, आप सोशल मीडिया देखें, ऑनलाइन बहस देखें, अक्सर प्रभुत्वशाली जातियों और शहरी मध्यवर्ग की आवाज ज्यादा मुखर होती है, ज्यादा सुनाई देती है, जबकि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों की आवाज दब जाती है। तो डर ये है कि जनगणना को लेकर जो डिजिटल बहस हो रही है, कहीं वो भी इसी बायस या पक्षपात का शिकार ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऐसी डिजिटल जनगणना बना रहे हैं जो असल में समाज के सबसे मुखर तबके की ही कहानी बताएगी और हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज को अनजाने में और दबा देगी। तो आज की इस गहरी पड़ताल से यह साफ है कि 2027 की जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने की एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है। ये तकनीक, समाज और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास तेज, सटीक और पारदर्शी डेटा का वादा है जो सामाजिक न्याय को एक नई दिशा दे सकता है, और दूसरी तरफ डिजिटल खाई के कारण लोगों के छूट जाने का खतरा है। निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। और इस डेटा के राजनीतिक दुरुपयोग से सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ने का गहरा डर है। आखिर में इस पूरी प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी शोकेस बनकर रह जाएगी या ये वाकई में एक समावेशी और जवाबदेह शासन का आधार बनेगी? हमारे समाजशास्त्रीय विश्लेषण हमें याद दिलाते हैं कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, वे इतिहास होते हैं, वे स्मृतियां होती हैं और वे उस सच्चाई की अभिव्यक्ति होते हैं जिसे शायद लंबे समय से अनदेखा किया गया है। और ये हमें आज के अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। जब आंकड़े इकट्ठा करने की तकनीक इतनी ताकतवर हो जाए और डेटा ही शासन का नया धर्म बन जाए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम इन आंकड़ों के पीछे छिपे इंसानों को देखना ना भूलें। असली सवाल ये है कि ये आंकड़े खुद हमें, हमारी पहचान को और एक नागरिक होने के हमारे मायने को हमेशा के लिए बदल देंगे।